सिविल सर्विस रूल 2016 विद इंडेक्स खुलता है। इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये 9 वॉल्यूम जो 1916 को पब्लिश हुए थे वो 9 वॉल्यूम खुल जाएंगे हिंदी में और 9 वॉल्यूम अंग्रेजी में। ऊपर इंग्लिश वॉल्यूम है, नीचे हिंदी में वॉल्यूम है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन जनरल रूल्स की देखना चाहें, जीपीएफ रूल्स की देखना चाहें, या मतलब अलाउंसेस को देखना चाहें, लीव रूल्स को देखना चाहें, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कहीं मार्केट में बुक सेलर आपको कमीशन का बहाना दे के गर्ग वाला आएगा, लो सर 20% आपको दे देंगे। जब आपके पास यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, फिर क्या होता है कि इनके अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर उनसे आप वाकिफ नहीं हैं उन अमेंडमेंट से, तो फिर क्या होगा, आप लिटिगेशन में आ जाएंगे। आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वहां चलोगे। अब नेक्स्ट, जी हेलो, जी सर आएंगे, अभी आएंगे आएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको जब खोलते हैं फिर हरियाणा को, तो यहाँ है पब्लिक इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर नंबर 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर ऑल कैटेगरी है। यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, हर रोज 1 2 3 4 मैक्सिमम 10 इंस्ट्रक्शन क्या करता है, अपलोड कर देता है। मैक्सिमम 10 इंस्ट्रक्शन, और ना भी हो किसी पर्टिकुलर डे को, ना भी हो, जो भी कोई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ ऑल कैटेगरीज के ऊपर नंबर पे जाओगे तो यहां से आप वो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके अपने आप को क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। अब मैंने पीछे जो ये था, आपको पीछे ये स्लाइड दिखाई थी, इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे देखिएगा लीव रूल्स है। तो इस लीव रूल्स की बुक को जब मैंने क्लिक किया तो ये बुक आपके पास 93 पेज की, 93 पेजेस की ये बुक अवेलेबल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सरकारी मोहर जो आपकी टेक्स्ट बुक आती है ना, सेम वही पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मोहर है ऊपर, ये एम्बलम लोगो लगा हुआ है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल 2016। इसके अंदर एक नीचे नीली पट्टी हुई दी हुई है, अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड अप टू 4 दिसंबर 2017। इसमें जो अमेंडमेंट हुए 4 दिसंबर 2017 तक के, वो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड कर दिए। उसके बाद का अमेंडमेंट इसमें शामिल नहीं है, वो अलग से ऑल कैटेगरीज के अंदर जाके देखोगे तो वहां पे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब बीइंग डीडीओ आपके लिए गीता है तो, बाइबल है तो, ये कुरान है तो, या गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, कुछ भी जिसको आप मानते हैं आपके लिए ये है, आपका बचाव ये रूल्स करेंगे। बाकी और कुछ एक डीडीओ का कोई बचाव करने वाला नहीं है। कल को आप हाई स्कूल हेडमास्टर भी प्रमोट होंगे, प्रिंसिपल भी प्रमोट होंगे, या डीडी पावर किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको मिलेगी तो वहां। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं ओवरव्यू ऑन लीव रूल 2016। नोटिफिकेशन की डेट है 19/7/16 अंडर हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल 2016 अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड अप टू 4 दिसंबर 2017। छुट्टी की सभी को जरूरत होती है, और छुट्टी के साथ साथ मतलब हम वेट करते हैं संडे सैटरडे की घर के हम अपने काम करें। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो वर्ड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहा हूं, पहले सरकारी मुलाजिम या सरकारी नौकर एक वर्ड था, उसको चेंज करके एक वर्ड दे दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए ये लीव क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है सिविल सर्विस रूल्स में, और कितने टाइप की लीव एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडमिसिबल है ड्यूरिंग हिज सर्विस कैरियर। तो लीव की डेफिनेशन, जैसे साइंस स्टूडेंट आप में से बैठे होंगे वहां बोला जाता है डिफाइन द लीव। तो ये
सिविल सर्विस रूल का रूल 9 में पैरा 17 में दे रखा है, पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विद प्रॉपर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड ड्यू। सक्षम अधिकारी की अनुमति से जो ड्यूटी से एब्सेंस का पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, लीव बोलते हैं। और ये लीव दो टाइप की होती है, एक होती है कैजुअल लीव और दूसरी आप लोगों को एडमिसिबल है रेगुलर लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब आपके क्लास 4 भी आ गए, क्लर्क भी आ गए और आप भी आ गए, और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अलग डिपार्टमेंट के अंदर है वो भी। यहां एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ अपने नोटिफिकेशन अपनी जरूरतों के मुताबिक, हमारे जो एसीएस हैं वो भी हरियाणा सरकार है, वो चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल लेने के बाद अपने नोटिफिकेशन डाल देते हैं इसके ऊपर, साइट के ऊपर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। जो एजुकेशन हरियाणा को जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पे आपको कुछ नोटिफिकेशन यहाँ के अपने डिपार्टमेंट के भी मिल जाते हैं। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। 9.1 के अंदर जो रूल 9 है उसका पैरा 1 में, लीव ग्रांटेड फॉर अनफोर्सीन और ओकेजनल अनऑथराइज्ड एब्सेंस इज कॉल्ड कैजुअल लीव। जरूरत, अचानक जरूरत पड़गी आपको, तो जरूरत पड़ने पर जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है उसको हम कैजुअल लीव कहते हैं, अचानक, ओकेजनल। Government employee on casual leave sanction is treated as on duty for all purpose। जो कैजुअल लीव सैंक्शनड है, अगर सैंक्शन नहीं है तो यू विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। वो क्या होगा, अनऑथराइज एब्सेंस कहलाएगी। लेकिन अगर वो सैंक्शनड है तो वो सभी पर्पज के लिए ऑन ड्यूटी समझा जाता है, लीव पे नहीं समझे जाएंगे आप। ये कैजुअल लीव है। कैजुअल लीव का मतलब इसको दूसरी लीव की कैलकुलेशन के अंदर इसका कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रेगुलर लीव का इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिएगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है कैजुअल लीव की। तो यहां दिया हुआ है हेड ऑफ ऑफिस फुल पावर है, आप पूरे अपनी एस्टेब्लिशमेंट के मालिक हैं छुट्टी कैजुअल लीव के। वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन है, रेगुलर लीव के लिए रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ आप फुल्ली कॉम्पिटेंट है। लेकिन एक नियम और भी वहां पे है कि आप 1/3 से ज्यादा स्टाफ को एट ए टाइम छुट्टी नहीं दे सकते, 2/3 स्टाफ आपके पास होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम कंसिजेंसीज आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो वहां पे फिर क्या होता है कि फिर आप अपने मालिक हैं, जवाब हेड ऑफ ऑफिस को ही देना पड़ता है। हमने सिर्फ आप लोगों को बताना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं जवाब देने के लिए। मैं ये सरकारी भाषा नहीं बोलूंगा आप लोगों के बीच में, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो वो सिचुएशन आप फेस करेंगे। ऑफिसर इंचार्ज अंडर हेड ऑफ ऑफिस एट दी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब जो डायरेक्टरेट के ऊपर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, या डायरेक्टरेट में बैठे हैं, या हेड ऑफ ऑफिस इन दी फील्ड ऑफिस, ये आप हैं। तो आपको एट ए टाइम आपके अंडर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 4 दिन की कैजुअल लीव सैंक्शन करने की पावर है एट ए टाइम। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा, आपको छुट्टी एक्सटेंड करवाने के लिए अप्लाई करेगा। अगर उसको छुट्टियां 4 दिन से फालतू, हॉस्पिटल में देखा होगा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हॉस्पिटल चला जाता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट 4 दिन का ही देता है हॉस्पिटल, उसके बाद उसको 4 दिन फिर जाना पड़ेगा 4 दिन के बाद। तो ये रूल 75 कह रहा है। आगे कहता है हेड ऑफ ऑफिस। हेलो। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, जब पिछली बार हमें इसी सेशन में उसमें हमें पढ़ाया गया था कि कैजुअल लीव एक साथ 16 दिन की ली जा सकती है। अभी बता रहा हूँ सर, वो सुनेंगे तो सही, सुनेंगे तभी तो सर। योर गुड ठीक है नेम, सर। योर गुड नेम वीर सिंह सर। वीर सिंह जी। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, जब आगे आएगा मैं वो भी बताऊंगा।
जी जी तो जी जी ये हेड ऑफ जो ऑफिस है मेरी डेलीगेट द पावर टू एनी गजटेड ऑफिसर वर्किंग अंडर हिम इन हिज ऑफिस। तो आप तो नॉन गजटेड है, आपके पास कोई गजटेड है ही नहीं, तो यू आर फुली सर्वे सर्वा आप हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है या हेडक्वार्टर के ऊपर है, वहां पे क्या हो रहा है कि रूल 75 के अंडर पावर डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इतनी लंबी चौड़ी है, बेटर ये होगा कि आप अपने काम को खुद करेंगे। नेक्स्ट, कैजुअल लीव ड्यूरिंग द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग। जिस साल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस ज्वाइन करता है तो उसको किस हिसाब से कैजुअल लीव मिलती है, ये मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 जून से पहले ज्वाइन करता है, 30 जून से पहले, तो मेल को 10, फीमेल को 20। और 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में करता है तो मेल को 5 और फीमेल को 10। और आफ्टर 30 सितंबर मेल को 2, फीमेल को 5। और आफ्टर 30 नवंबर, 30 नवंबर के बाद मेल को 1 और फीमेल को 2 कैजुअल लीव एडमिसिबल होंगे। ये बात है ज्वाइनिंग के पहले साल की बात। नेक्स्ट, टूटिंग दी सर्विस। जिस साल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या हो रहा है, नौकरी छोड़ रहा है, नौकरी छोड़ रहा का मतलब रिजाइन कर रहा है या उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है या सर्विस टर्मिनेट हो जाती है या रिटायरमेंट। उस केस में अगर 30 जून से पहले रिटायर हो, सॉरी 1 जुलाई से पहले रिटायर हो रहा है, मतलब 30 जून तक, तो उसको उस साल में जो ड्यू कैजुअल लीव है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उस साल में उसकी आधी कैजुअल लीव अवेल करने का हक है। और 1 अप्रैल ना सॉरी 1 जुलाई के बाद तो उस साल में उसको पूरी कैजुअल लीव लेने का वो एंटाइटल्ड है। रूल 76 के नीचे मैं रूल भी कोट कर रहा हूं, तो कैजुअल लीव जो आप सैंक्शन करेंगे वो देखिएगा रूल 75 के तहत सैंक्शन करेंगे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेता है तो वो रूल 75 नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं ड्यूरिंग दी कैलेंडर ईयर। आपको मालूम है कि ये कैजुअल लीव कैलेंडर ईयर में ही खत्म हो जाती है। तो 10 साल की सर्विस तक मेल को 10, फीमेल को 20। 10 के बाद 20 साल के बीच की सर्विस है तो मेल को 15 और फीमेल को 20। और ऑन और आफ्टर 20 इयर्स मेल को 20 और फीमेल को 20। मतलब 20 साल के बाद मेल और फीमेल दोनों बराबर हो जाते हैं कैजुअल लीव के मामले में, लेकिन 20 साल तक मेल जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में लूजर होता है। नेक्स्ट, हम आगे चलते हैं कैजुअल लीव ड्यूरिंग दी कैलेंडर ईयर। अब जिस साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 या 20 साल की सर्विस कंप्लीट करता है तो वो बढ़ी हुई छुट्टियों का हकदार होगा, चाहे वो 30 दिसंबर को साल कंप्लीट करे, चाहे 31 दिसंबर को साल कंप्लीट करे। 10 साल की सर्विस अगर हो गई तो 15 के लिए एंटाइटल हो जाएगा 31 दिसंबर को। ये नहीं है कि प्रपोर्शनेट बढ़ी हुई छुट्टियां प्रपोर्शनेट मिलेंगी, नहीं, ही विल बी एंटाइटल फॉर कैजुअल लीव एट एनहांस्ड रेट फ्रॉम दैट कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ कैजुअल लीव 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एवरी ईयर। जो ये कैजुअल लीव है इनका अकाउंट डीडीओ लेवल के ऊपर मेंटेन किया जाता है। एम्प्लॉय करे ना करे, आपने इनका लीव अकाउंट परफॉर्मे के ऊपर बनाना है। और रेगुलर जो लीव है उनका अकाउंट सर्विस बुक में भी और वहां भी मेंटेन करना है ऑफिस लेवल के ऊपर। बैलेंस ऑफ कैजुअल लीव इफ एनी ऑन 31 दिसंबर विल लैप्स ऑन दैट डे। 31 दिसंबर को अगर कोई बची हुई है, मान लो किसी ने 10 बचा के रखी है और वो ये सोचे अगले साल में ले लूंगा, नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 30 दिसंबर 18 से 2 जनवरी 19 तक छुट्टी पे जाता है, कैजुअल लीव पे जाता है,
तो क्या होगा, उसकी 2 कैजुअल लीव 18 के अकाउंट से घटेंगी और 2 कैजुअल लीव 19 के अकाउंट से घटेंगी। ये रूल 77 आपका बोलता है। शॉर्ट कैजुअल लीव हमारे यहाँ पे नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था कि शॉर्ट कैजुअल लीव नहीं होगी। अगर कोई टीचर दूसरे डिपार्टमेंट में है ये कि 2 घंटे तक अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 घंटे पहले जाना चाहता है या 2 घंटे सुबह लेट आना चाहता है, वहां 1/3 है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कह रखा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये नोटिफिकेशन है, हमारे टाइम का ही था, कि ये हाफ डे से कम कोई छुट्टी अवेलेबल एडमिसिबल नहीं है टीचर्स को। अगर आपके पास कोई वो हो, मतलब नोटिफिकेशन आ गया हो, तो प्लीज मेरा नंबर है आप लोगों के पास, तो मेरे को भी बता देना, ताकि मैं आगे आने वाले बैच के अंदर अगर किसी साथी के पास हो तो वो मेरे को जरूर बता दे। अदरवाइज यही है, वैसे 2 घंटे तक जो दूसरे डिपार्टमेंट है वहां 1/3 है, और अप टू 4 आवर्स हाफ डे, और 4 आवर्स के बाद फुल डे, मतलब कैजुअल लीव एडमिसिबल होगी, वो मतलब अप्लाई करेगा। ये रूल 78 है। लेट अटेंडेंस का फंडा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने 19 के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था कि लेट अटेंडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, फोन के ऊपर वो आपको बोल देता है सर मैं लेट आऊंगा, मेरी छुट्टी लगा देना, कोई भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी इस चीज को अलाउ नहीं करेगी। इंट्रा हरियाणा के ऊपर सभी को प्रोफाइल दे दिया गया है, तो आप कैजुअल लीव के लिए अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बोल दीजिएगा कि इंट्रा हरियाणा पे लॉगिन करके अपनी छुट्टी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कोई इमरजेंसी आ गई, वो मैंने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन आपने चलाना है। तो यहाँ लेट अटेंडेंस का फंडा खत्म है। वो एम्प्लॉय जो लेट आ रहा है तो उसको विलफुल एब्सेंट समझा जाएगा। कब तक समझा जाएगा, जो भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी अगर इंस्पेक्शन पे आ गई और देखा कोई एम्प्लॉय नहीं है आपका, तो आपको उसको एब्सेंट करना ही करना पड़ेगा, वो अथॉरिटी डिसीजन लेगी। तो उनको बोल दीजिएगा कि ऑनलाइन इंट्रा हरियाणा के ऊपर छुट्टी अप्लाई करें। Next, combination of leave. Casual leave can't be allowed to be combined with other regular leave. Rule 79 कह रहा है कि इनके साथ दूसरी छुट्टियां नहीं ले सकते। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि शुक्र और शनिवार को, फ्राइडे और सैटरडे को कोई आपका एम्प्लॉय छुट्टी गया, उसकी कैजुअल लीव खत्म होगी, अब वो मंडे को भी उसको जरूरी काम हो गया, या ट्यूसडे को भी जरूरी काम हो गया, 2 दिन आगे भी काम हो गया, तो उसकी 5 के 5 इंक्लूडिंग संडे 5 दिन की छुट्टियां क्या होंगी, अर्न लीव या लीव विदाउट पे जो उसको ड्यू है वो डेबिट होंगी उसके अकाउंट से। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन रूल 79 कह रहा है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैजुअल लीव। अब आप में से कोई साहिबान मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। एन एम्प्लॉय कैन बी अलाउड टू टेक ए स्पेल ऑफ 16 डेज कैजुअल लीव इंक्लूडिंग हॉलीडेज। 16 दिन से फालतू अगर आप मतलब स्टे करते हैं, छुट्टी के ऊपर रहते हैं, तो आपकी सारी की सारी छुट्टियां काइंड ऑफ लीव ड्यू रेगुलर लीव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्लियर हो गया होगा ये आपका पॉइंट जो मेरे से आप पूछ रहे थे कि 16 दिन का मतलब, इसमें ये एब्सेंस जो कैजुअल लीव है ना, 16 दिन की कैजुअल लीव नहीं है, इसमें से छुट्टियां भी संडे सैटरडे कम हो जाते हैं। हॉलीडे शैल नॉट बी डेबिटेड टू कैजुअल लीव अकाउंट। सर एक बार प्लीज फिर समझाइए। दरअसल सर मैं ये समझाऊं कि लगा के 1 तारीख से बंदा छुट्टी पर रहा है, 1 फरवरी से 16 फरवरी तक जो छुट्टी पर रहा है बंदा, तो 16 तक उसमें क्या होगा सर कि ये कैजुअल लीव उसकी हो जाएंगी। लेकिन अगर वो 17 को छुट्टी पे है, उसको 17वां दिन, जिस दिन 17वां दिन हो गया, तो उसको काइंड ऑफ लीव ड्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कंटिन्यूस, अगर वो छुट्टी पे रह रहा है तो। जी जी, ये कैजुअल काउंट होंगी ना, 16 तो कैजुअल लीव में काउंट हो जाएंगी। 16 काउंट नहीं होंगी, 16 कैजुअल लीव में से काउंट नहीं होंगी, सारे की सारी उसकी
काइंड ऑफ लीव ड्यू में 17, अगर 17वें दिन वो आदमी छुट्टी पे है तो 17 की 17 छुट्टियां काइंड ऑफ लीव ड्यू, अर्न लीव या लीव विदाउट पे में कन्वर्ट होंगी सर। लेकिन सर हम सब सवाल ये है कि यदि वो 16 तक ही रहता है तो क्या होगा? तो उसकी कैजुअल लीव ही कंसिडर होंगी, 17वें दिन की है। अच्छा सर, इसके संडे भी बीच सर, संडे भी। टोटल एब्सेंस मैम ये 16 दिन होना चाहिए। 16 दिन से एक्सीड हो जाएगा तो काइंड ऑफ लीव ड्यू अप्लाई करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर संडे, सेकंड सैटरडे और संडे भी अगर इसमें आ गया तो वो काउंट हो गया? हाँ, वो कैजुअल लीव में काउंट नहीं होंगे, लेकिन एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर कंटिन्यूअस हो जाएंगे। कंटिन्यूअस होते हैं सेकंड सैटरडे, संडे और बीच में शिवरात्रि की भी छुट्टी आ गई उसके बीच में, या बसंत पंचमी की छुट्टी आ गई, तो वो काउंट होंगी, एब्सेंस के अंदर काउंट होंगी, और वो सारे की सारी फिर अर्न लीव में कन्वर्ट होंगी 17वें दिन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर 16 दिन में, 16 दिन के बीच में कह रहे हैं, 16 दिन के बीच में संडे, 16 दिन में संडे, सैटरडे और बसंत पंचमी एक्सक्लूड हो जाएंगी। पहले 4 दिन अप्लाई करेगा, फिर आगे 4 दिन जिस दिन छुट्टी पड़ी है वो दिन छुट्टी के अंदर से डेबिट नहीं होंगे। 16 दिन के अंदर डेबिट वो पीरियड नहीं होगा। ओके सर, यही बात। 17वें दिन सर, जी हेलो मैम, हाँ जी। सर 17वें दिन अगर संडे हो जाए तो क्या होगा? तो सारे की सारी काइंड ऑफ लीव ड्यू में कन्वर्ट होंगी मैम। तो फिर शनिवार को हाजिरी देनी पड़ेगी 16वें दिन? बिल्कुल बिल्कुल देनी पड़ेगी 16वें दिन, 15 दिन के बाद ही। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कैजुअल फॉर कैजुअल लीव है, फॉर कैजुअल लीव है, ओनली फॉर कैजुअल हाँ हाँ, लीव। ओके सर, ओके। कैजुअल लीव की पूछ सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मैं बड़े भाई के नाते आपकी जो क्यूरीज है वो मैं क्लैरिफाई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ जी, आप करेंगे कैजुअल लीव लेंगे, पहले 4 दिन की एट ए टाइम 4 दिन, फिर 4 दिन के बाद आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा, एक्सटेंड करवाने के लिए फिर 4 दिन की करवा दीजिएगा। उसमें संडे सैटरडे आगे वो डेट कट जाएंगी, संडे सैटरडे डेट कट जाएंगी सर। हाँ जी, 16 एट ए टाइम नहीं करेगा, 16 सैंक्शन नहीं करनी आपने, नहीं लेनी है 16 छुट्टियां एट ए टाइम नहीं लेनी है, उनको पार्ट्स में लेना है आपने, 4 दिन की। सर अगर किसी ने जून से वीआरएस अप्लाई करनी हो तो उसको कैजुअल लीव कितनी मिलेगी, 10 के 20? कब जून से अगर वीआरएस अप्लाई करनी हो 3 महीने का नोटिस देकर, अगस्त में वो रिटायर होगा तो 10 मिलेंगी। सर एक सवाल और खड़ा हुआ है सर जी। हाँ जी बोलिए। इसे क्लियर कर दीजिए। मानो एक फरवरी से 4 फरवरी तक उसने छुट्टी ली। जी सर। और 4 फरवरी के बाद में वो विद्यालय नहीं आया और अपने घर से ही उसने एक्सटेंड के लिए अप्लाई कर दिया, क्या उसे मान ले फिर 5 से 8 के लिए? बिल्कुल यू कैन सैंक्शन अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है तो वो यू कैन एक्सटेंड ऑनलाइन है सर। थैंक यू। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। हॉलीडेज शैल नॉट बी डेबिटेड टू कैजुअल लीव अकाउंट। कैजुअल लीव जब अकाउंट तैयार करते हैं तो छुट्टियों को संडे को, सैटरडे, सेकंड सैटरडे को आपने काउंट नहीं करेंगे, वो नहीं डेबिट होगा। कैजुअल लीव में आल्सो बी अलाउड टू प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड टू वेकेशन। अगर छुट्टियों से पहले गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं या ये जो ऑटम ब्रेक या विंटर ब्रेक पड़ता है तो उससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे है 4 दिन के पे, तो वो प्रीफिक्स हो जाएंगी और मतलब बाद वाली सफिक्स हो जाती है। प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाती है। रूल 79 कह रहा है, मतलब वहां एब्सेंस 16 दिन की काउंट नहीं होगी वेकेशन के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग वेकेशन। नेक्स्ट अनऑथराइज एब्सेंस। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 हफ्ते से ज्यादा विदाउट इंफॉर्मेशन है तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर कुछ वीडियो देख रहा हूँ जो सेक्शन ऑफिसर्स को बता रहे हैं। कुछ लोग वो या तो टेक्निकली साउंड नहीं है या कोई प्रॉब्लम, उनको नॉलेज नहीं है। क्या है कि 1 वीक वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको कंसीडर कर रहे हैं, DDO, ये DEO को या DO को नहीं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर है हमारे, और
डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर एलिमेंट्री या डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आपने इन्फॉर्म किसको करना है? अपने BEO के थ्रू, और एक डायरेक्ट कॉपी डायरेक्टरेट को भेज दीजिएगा। कॉपी 2, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 वीक से ज्यादा एब्सेंट है। In case of employee of group A and B, it shall be sent to administrative department by the concerned HOD। आपने अपनी जिम्मेवारी, अगर मान लो कोई गलती है, मास्टर गलती, PGT अगर एब्सेंट है, तो उनकी रिपोर्ट भी आपने किसको करनी? डिपार्टमेंट को। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट ACS जो डॉक्टर महावीर सिंह जी हैं उनको भेजेगा। अब यहाँ पे रूल 7 कह रहा है, अब मैंने ऊपर बताई 1 वीक तक तो बात ठीक है। कुछ महारथी आपके पास क्या होते हैं कि सोमवार, शनिवार, शुक्र और शनिवार को छुट्टी गए, या शनिवार को छुट्टी गए, सोमवार और मंगलवार को नहीं आए। ऐसे भी केसेस मिल जाएंगे। और ना सूचना की, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलता है, और मैंने आप लोगों को बताया कि आई विल शेयर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऐसा हो रहा है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। आप क्या करोगे? नेक्स्ट डे आके वो हाजिरी लगा देगा आपकी। अगर विदाउट इंफॉर्मेशन है, आप अपनी स्किल सेव करिएगा। उनसे आपने एक्सप्लेनेशन लेना है कि भाई 2 दिन आप कहाँ रहे, वो अपने स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद ही छुट्टी सैंक्शन कर। एक ऐसा केस हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग इस टाइप की जो क्यूरीज है ना आप लोगों की आ रही है, जो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वहां से हमें भी सीखने को मिलता है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो 2 दिन पुलिस कस्टडी में रह के आ गया और आके अपनी हाजिरी लगा दी। और DDO को भी ये ध्यान नहीं था कि भाई छुट्टी भी लेनी है या सैंक्शन करनी है। जब तक छुट्टी सैंक्शन नहीं होती, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो अगर 1 या 2 दिन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मोर देन 48 आवर्स अगर एब्सेंट है आपके ऑफिस से विदाउट इंफॉर्मेशन, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उनसे क्या करना है? ये श्वेता कदम जो है ना, ये सर आप प्लीज अपना ये माइक्रोफोन म्यूट कर लो। ओके सर। तो इन केस ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप A, B, ये मैंने आपको बता दिया था। तो वहां क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कस्टडी में रह आया। अब DDO को लेने देने पड़ गए, क्योंकि उसका कन्विक्शन हो गया और वो कस्टडी सामने आ गई कि उस पीरियड में वो कस्टडी में रहा था। तो दूसरी पार्टी, एक हेड जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, हेड सबसे कमजोर कड़ी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप अगर रूल पे चलोगे तो ही आपका बचाव है। रूल भी सिर फुड़वाएगा वैसे, अगर आप रूल पे चलोगे तो भी। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि लीव के ऊपर, रेगुलर लीव आती है, तो वही है पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विद प्रॉपर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेगुलर लीव कौन कौन सी क्लियर मतलब एडमिसिबल है? अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव। इनमें से देखिएगा जो हमारे टीचर भाई हैं उनको हाफ पे लीव एडमिसिबल नहीं है। जो वेकेशन डिपार्टमेंट में टीचर काम कर रहे हैं, आपके क्लास 4 को और क्लर्क को हाफ पे लीव एडमिसिबल है, कम्यूटेड लीव एडमिसिबल है, लेकिन टीचर को ये 2 छुट्टियां एडमिसिबल नहीं है। अगर आप में से कोई 9487 से पहले का बैठा है, तो 9487 से पहले की जो सर्विस है उसके ऊपर उनको हाफ पे लीव एडमिसिबल है, तो वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टीचर है 9487 के बाद के अपॉइंटी हैं, उनको ये छुट्टियां एडमिसिबल नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सबको एडमिसिबल है। चाइल्ड केयर लीव सिर्फ और सिर्फ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाइल्ड एडॉप्शन लीव फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और पैटर्निटी लीव मेल को, और मैटरनिटी लीव फिर किसको? फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडमिसिबल है। नेक्स्ट, लीव नॉट ड्यू, ये भी हमारे टीचर साहिबान को ड्यू नहीं है। हॉस्पिटल लीव भी ड्यू नहीं है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव भी ड्यू नहीं है, और स्टडी लीव भी नहीं है। LPR ये टीचर्स को एडमिसिबल है अगर उनके खाते में अर्न लीव हो तो। और 14वीं एक क्वारंटाइन लीव अभी और है आप लोगों के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्वारंटाइन लीव।
तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये 14 टाइप की छुट्टियां गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडमिसिबल है। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं मैं, जहां टीचर्स को एडमिसिबल नहीं है। ये जो यहाँ पे लीव नोट ड्यू, हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, स्टडी लीव, ये टीचर्स को एडमिसिबल नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब जर्नल कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, रूल 11 के अंदर ये जर्नल कंडीशन लेट डाउन कर रखी है। अब मैंने पता क्या कर रखा है, ये सारा कहां से उठाया, आपके सिविल सर्विस रूल से। तो वहां क्या कर रखे हैं, कुछ फुटनोट है, आपके फुटनोट जरूर पढ़िएगा। नोट जो दे रखा है ना, हर उसके नीचे दे रखा है, तो वो फुटनोट, लीव कांट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट, इस चीज से आप अच्छे तरीके से वाकिफ है। लेकिन किसी को मना करके देखना, एकदम अकड़ के आएगा जिसको मना कर दूंगी कि मेरी बची हुई हैं जी छुट्टियां, लेकिन यहाँ पे उस भाई को बोल देना कि ये इलेक्शन ड्यूटी में करके देखना, यहाँ साफ लिखा है, एज ए मैटर ऑफ राइट अथॉरिटी हैज डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज, रिवोक और रिकॉल फ्रॉम द लीव और वेकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता है तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। Prior sanction of competent authorities required except in exceptional circumstances, otherwise it may be treated as willful absence। बता देना अपने साथियों को कि भाई ये सिविल सर्विस रूल से, रूल 11 का 1 से लेके 8 तक के पहले है ना, ये दे रखा वहीं से, मैं कहीं से अपना नहीं छापा हुआ मैंने। The nature of leave due and applied for by a government employee can't be altered by the sanctioning authority। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टी ड्यू नहीं है और उसने अप्लाई कर दी कैजुअल लीव के लिए, अब आपने उसको काट के अर्न लीव नहीं लिखना। ये ध्यान रखना कि उसको एप्लीकेशन के ऊपर रिमार्क देने आपने कि भाई आपको कैजुअल लीव ड्यू नहीं है, आप अर्न लीव या लीव विदाउट पे के लिए अप्लाई करिएगा। कहीं मतलब काट के ऐसा कर दो आप, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, medical certificate issued by the competent authority doesn't confer itself confer any right to government employee grant of leave। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया और कर्मचारी ये बोले जी मैं तो हॉस्पिटलाइज था, तो देखा होगा मेडिकल का भी जो आरएमपी है या एमबीबीएस डॉक्टर है, इलेक्शन ड्यूटी के ड्यूरेशन में वो क्या होता है, सीएमओ से काउंट साइन मांगते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है, आपको अपनी पावर यूज करनी आनी चाहिए। लेकिन कभी ये मत समझ लेना कि ये सारी की सारी पावर आप लोगों को दे दिया हमने। Without proper permission of competent authority, government employee can't leave the headquarters during the casual leave or any other kind of leave or holidays। ये important है आप लोगों के लिए। आप लोग सारे बैठे हो ना, सिविल सर्विस रूल्स मेरे से ज्यादा आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हेडक्वार्टर आपका कितने किलोमीटर का है अब जो मेंटेन? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर नहीं, नए सिविल सर्विस रूल में 20 किलोमीटर करती है। 20 किलोमीटर है सर। 20 किलोमीटर 20 सर 20 मैडम 20 किलो, थैंक यू मैडम जी, 20 किलोमीटर कर दिया है। लेकिन फिर भी हम ये मान रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय संडे को या सैटरडे को खुदा ना खास्ता 20 किलोमीटर दूर रिवाड़ी मतलब या कहीं रोहतक जो रह रहा है, झज्जर रह रहा है, और वो अपने घर से बाहर 20 किलोमीटर से आगे किसी साथी के साथ निकलना पड़ गया और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई और मिसहैपनिंग हो गई, तो वहां पे क्या होता है, अगर वो विदाउट परमिशन गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस जुडिक्शन के अंदर देखा होगा आपने, पुलिस वाले जो है ना, वो अपने थाने की जिम्मेवारी भी दूसरे थाने पे थोप देते हैं। अगर 1-8 किलोमीटर का कोई फर्क होता है तो वो तो ऐसा है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है छुट्टी पे, आप भी जाते हो, खास तौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके अंदर हेडक्वार्टर लीव करने की परमिशन जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पल्ले पड़ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या वैसे ही मतलब वेलकम। तो at the request of government employee, competent authority may convert leave from one kind to another retrospectively, though it can't be claimed as a matter of right।
छुट्टियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने तहस में आके और अप्लाई कर दी, विदाउट पे अप्लाई कर दी, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये समझता है कि आज जो मुझे अर्न लीव का पैसा मिल रहा है वो ना के बराबर है, तो वो विदाउट पे ले लेता है। रिटायरमेंट के बाद उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसने देखी रिटायरमेंट? किसी ने नहीं देखी। तो वहां ऐसे सर्कमस्टांसिस में उसके दिमाग में आने के बाद ये जज जाता है कि भाई मैं तो ये छुट्टी जो है गलत ले ली, तो वो अप्लाई करता है आपको कन्वर्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। एक मिनट सर, ये बाहर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई ओ गुरु, रुक के बता दी। तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या किया कि अप्लाई कर दी, तो उसके दिमाग में ये आया, तो वो रिक्वेस्ट आपको कर सकता है, राइट नहीं है। और ये रिक्वेस्ट कब कंसीडर की जा सकती है? अगर 30 डेज में, ज्वाइन करने के 30 डेज के अंदर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसका भला हो रहा है, क्योंकि ऑफिस के अंदर आप हेड ऑफ ऑफिस बैठे हैं, तो अपने एम्प्लॉयज का भी आपने ध्यान रखना है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वो छुट्टियां अर्ली उसकी खत्म हो रही थी और अब उसकी ड्यू होगी, वो आपको ये कह रहा है जी ये मेरी कन्वर्ट कर दो, तो ऐसा नहीं करना। उस टाइम पे अगर छुट्टियां ड्यू थी तो आपने उसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करना है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लीव। दिस कन्वर्जन ऑफ लीव शैल नॉट बी अलाउड आफ्टर द एम्प्लॉय सीजेस टू बी इन सर्विस। जब अगर वो रिटायर हो जाता है या रिजाइन कर जाता है तो ये कंसीडरेशन नहीं करना। पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव शैल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव। कई बार क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, डीसी हैं, एसडीएम हैं, उन्होंने छापा मार दिया स्कूल के अंदर, या डायरेक्टरेट लेवल का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे यहाँ पे आ गया, उन्होंने छापा मार दिया, तो उन्होंने अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एब्सेंट करने के बाद उस पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट करने के ऑर्डर कर दिए, तो वो छुट्टी आपने कन्वर्ट नहीं करनी है अर्न लीव के अंदर। एक और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ आपको मेंशन करना चाहूंगा रूल 12 के साथ ही, कि किसी पुराने डीडीओ के लीव अकाउंट को आपने डिलीट नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, उसकी रिवाइज एंट्री करनी है। अगर आप करना चाहेंगे तो रिवाइज एंट्री कर दीजिएगा, डिलीट नहीं करना है। डिलीट वही अथॉरिटी कर सकते हैं, आप अपने पीरियड की एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दी देन डीडीओ या हेड ऑफ ऑफिस की उसको एंट्री को आपने डिलीट नहीं करना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा छुट्टी पे नहीं रह सकता, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। और अनऑथराइज्ड कंटिन्यूअस एब्सेंस एक्सीडिंग 5 years शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम दी सर्विस। ये एक एग्जांपल रूल 13 के अंदर जो कह रहा हूं कि आपके पास नए क्लर्क टेक्निकल एमटेक बीटेक आए हुए हैं, या क्लास 4 भी ऐसा एक आध खुर्राट बैठा होगा जो हाईली क्वालिफाइड है, उनको वहां सर्विस के अंदर अच्छा पैसा मिल रहा था। यहाँ वो ये सोचेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ से वो हाजिरी लगा के गायब हो गए। तो ऐसे कर्मचारी के 7 दिन के बाद तो आपने इंफॉर्मेशन देनी है, और टाइम टू टाइम महीने में उसको एक आध बार रिमाइंडर और उसकी कॉपी कहाँ करनी है, एचओडी को भी साथ में कर देनी है। और ऐसा अगर 5 साल तक हो गया तो डीम्ड रिजाइंड समझा जाएगा। नेक्स्ट, ओवर स्टेल ऑफ लीव एंड विलफुल एब्सेंस। ये हो ही रहा है, मैंने पहले बता दिया। कोई कर्मचारी 2 दिन की छुट्टी पे गया, 2 दिन और फरलो माराया और दाव लगा, सारी छुट्टियों को महीना बदला और 1/3 बना दी। तो ऐसा अगर होता है तो कहता है फॉर पीरियड ऑफ ओवर स्टेल ऑफ लीव नो लीव सैलरी शैल बी पेड एंड पीरियड विल बी ट्रीटेड एज विलफुल एब्सेंस अनलेस लीव इज एक्सटेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उस छुट्टी को एक्सटेंड नहीं करवाता है तो willful absence from the duty renders a government employee for disciplinary action under Haryana Civil Service Punishment and Appeal Rules 2016, and it shall become an interruption in service which entitle forfeiture of past service for purpose of pension.
अगर ऐसा होता है कोई हैबिचुअल, देखिएगा मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी देखना है। रूल ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल जानबूझ के हैबिचुअल हो गया और वो हर महीने 2-4 बार ऐसा काम कर देता, आपके कहने की नहीं मानता, तो उसको ये बता देना कि रूल 19 में ये लिखा हुआ है तेरी जो पास्ट सर्विस है ये फ्यूचर पर्पज सभी के लिए फॉरफिट हो जाएगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव। तो आप लोगों के पास अभी भी, आप भी शायद कुछ साथी ऐसे होंगे जो ये एप्लीकेशन सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय फला फला फला, मुझे जरूरी काम हो गया और 4 दिन की छुट्टी दी जाए और दोबारा फिर उस छुट्टी को एक्सटेंड किया जाए या मेरी वापसी तक मुझे आकस्मिक अवकाश पे समझा जाए। तो वो 5वीं तक जो आप गुरु लोगों ने हमें पढ़ाया, मैंने पढ़ा गुरुओं से, वो बता रहा हूं। अभी यहाँ क्या करना है, रूल 22 के अंदर एनेक्सर 1 दे रखा है। वहां एनेक्सर 1 इस बुक के आखिरी के अंदर ये परफॉर्मा आप लोगों के लिए है। सिविल सर्विस लीव रूल्स 2016 डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से एनेक्सर 1 का प्रिंट आउट करके अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को देके एक ऑर्डर निकाल दीजिएगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे जाता है, अवकाश पे जाता है, एनेक्सर 1 के ऊपर अपनी छुट्टी अप्लाई करके जाए। ये परफॉर्मा कंप्लीट भरवा के लेना अपने मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। इसमें क्या है, एनेक्सर 1 में एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव, नेम एंड डेजिग्नेशन, स्केल ऑफ पे, पे स्केल एंड पे, डिपार्टमेंट ऑफिस ब्रांच, डेट of birth and date of retirement, kind of leave, rule applicable या रूल भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिखवाना है, पीरियड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर और एक्सटेंशन ऑफ लीव, उसके बाद संडेज एंड हॉलीडेज टू बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड, तो ये यहाँ पे डलवा देने हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख के देता प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए तो ही प्रीफिक्स सफिक्स करनी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ डैश मार देता, खाना खाली छोड़ देता है, तो उसकी सारी की सारी छुट्टियां काइंड ऑफ लीव में से डेबिट हो जाएंगी। पर्पज ऑफ लीव, एक्सटेंशन ऑफ लीव, क्या पर्पज है और आगे क्या है, लास्ट लीव अवेल्ड कितने पीरियड की और किस टाइप की ली थी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी ड्यूरिंग दी लीव पीरियड, और नीचे जो ये सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है इससे ऊपर एक वो लिख दो कि रिक्वेस्ट टू ग्रांट दी परमिशन टू लीव दी हेडक्वार्टर। चाहे आप राजी खुशी जा रहे हैं तो भी हेडक्वार्टर की लीव करने की परमिशन, ये एक टेक्निकल पॉइंट मैं अपने लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, वो जरूर आप अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, who can be granted leave, authority competent to grant leave shall take a decision for grant of leave। आपने डिसीजन लेना है क्योंकि जो भी जवाब मांगा जाएगा आपसे मांगा जाएगा। अमाउंट ऑफ लीव ड्यू टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, एम्प्लॉय कैन बी स्पेयर्ड और नोट, मान लो इलेक्शन ड्यूटी आ रहे हैं और मैं चल दूं साहब मेरे को छुट्टी चाहिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द एप्लीकेंट सिंस हिज लास्ट रिटर्न फ्रॉम द लीव। कुछ देखा होगा कि त्योहार वाले दिन जो दूसरे साथी है ना, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा भी बैठा होगा बेचारा भेड़ की तरह से, जिसको कभी मौका ही नहीं मिलता, उसको काम भी है तो भी छुट्टी नहीं जा पाता। और आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपको जब अपने काम होंगे तो आप छुट्टी नहीं जा पाएंगे, दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ओबलाइज करना पड़ता है आपको, तो वो आपका सेक्रीफाइस है। तो आपने ये देखना है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेचारा ऐसा तो नहीं बैठा। उसके बाद अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द एप्लीकेंट सिंस लास्ट रिटर्न फ्रॉम द लीव, और फ्रॉम लास्ट लीव एप्लीकेंट वाज कंपल्सरी रिकॉर्ड और हैज बीन रिफ्यूज टू लीव इन पब्लिक इंटरेस्ट। आपको पब्लिक इंटरेस्ट में तो मना नहीं किया था, तो उनको प्रायोरिटी आपने देनी है, रूल 23 कह रहा है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज, वेकेशन एंड लीव, संडे एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडेज और वेकेशन मे बी अलाउड टू प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर छुट्टियों से पहले संडे पड़ रहा है वो प्रीफिक्स होगा और बाद में छुट्टी पड़ रही है तो वो सफिक्स हो जाएंगे, वहां उसको कंसीडर कर सकते हो विद सर्टेन कंडीशन। एनी काइंड ऑफ लीव एडमिसिबल मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विद
और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। इन रेगुलर छुट्टियों के अंदर क्या कहता है रूल 28 जो कहता है कि जो भी एक छुट्टी खत्म होगी, मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्न लीव पे चल रही है और आगे उनकी छुट्टियां मैटरनिटी लीव के लिए सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने सबमिट कर दिया, तो उनको कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन कैजुअल लीव कंबाइन नहीं करनी इन छुट्टियों के साथ, रेगुलर लीव के साथ। तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम चलते हैं अर्न लीव। अर्न लीव दो टाइप के रूल है, रूल 35 और 36। और किस रूल से कौन सी छुट्टियां किसको मिलेंगी? रेट ऑफ ईएल एडमिसिबल टू एम्प्लॉय अदर देन वेकेशन लीव। क्लियर है, टीचर्स को ये छुट्टियां नहीं मिलेंगी। पहले 10 साल तक की जो आपके क्लर्क और क्लास 4 हैं उन्हीं के लिए है। तो ड्यूटी पीरियड का 1/24, 10 साल की सर्विस तक। जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है 1/18 ऑफ ड्यूटी पीरियड, और आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस 1/12 ऑफ द पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी। मान लो 360 दिन एक आदमी ने, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, जिसकी सर्विस 22 साल की है, 1 साल, उसमें से उसने 20 कैजुअल लीव ले ली, तो अब उसकी जो अर्न लीव की कैलकुलेशन करोगे आपके क्लर्क की, तो वो क्लर्क की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, वो कैजुअल लीव घटानी नहीं है। लेकिन अगर क्लर्क की या क्लास 4 की जो ये 20 साल की ऊपर सर्विस वाला है, उसने अगर अर्न लीव ली है तो वो पीरियड कैलकुलेशन में क्या होगा, घट जाएगा। मैटरनिटी लीव भी घट जाएगी, पैटर्निटी लीव भी घट जाएगी, उसमें से वो पीरियड कैलकुलेशन में से घट जाएगा। लेकिन टीचर्स के लिए ये रूल लागू नहीं होता। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अर्न लीव टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ वेकेशन विंग। ये आप लोगों के लिए आ गया। 9/4/87 को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था। EL ऑफ 10 days in lieu of half pay leave for each completed year। ये छुट्टियां साल कंप्लीट होने के बाद ही सैंक्शन करनी। कोई टीचर कहेगी मेरे 6 महीने की सर्विस होगी, मेरे को 5 दिन की अर्न लीव दे दो, नहीं देनी है। रिटायरमेंट के टाइम भी अगर आपके 9 महीने की, 10 महीने की, 11 महीने की सर्विस होगी, साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ये उस साल की अर्न लीव नहीं मिलेगी। हेलो, हाँ जी सर। शर्मा जी से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। शर्मा जी, मेरी इस फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं दूसरे पे ज्वाइन कर रहा हूँ। जुगनू करदम आप कर लो सर, कर लो, कोई नहीं। हाँ, मुझे ज्वाइन करा दीजिए जुगनू करदम की आईडी से। अच्छा, और अगर ये आपका जुगनू की आईडी से होगा तो वो, मैं शर्मा जी को बोल रहा हूँ, एक साथ में सर, मतलब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत भी हो जाए तो आप मेरे से कांटेक्ट बाद में कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं मीटिंग ज्वाइन अलग फोन के ऊपर फिर आपको करवा देंगे, ठीक है? जी, ठीक है सर। हाँ जी, कोई नहीं, डजंट मैटर। अभी मैं शर्मा जी से भी कॉल कर देता हूँ और मैं आपको करवा दूंगा। तो ये अब हमारा ये चल रहा था। इसी के साथ साथ ये कहता है कि अगर आपने किसी साल छुट्टियां जो हमारे यहाँ 60 दिन की होती हैं, वो छुट्टियां लेने से मना कर दिया, आपकी ड्यूटी लगी जैसे किसी काम के अंदर, तो वहां फिर क्या होगा कि आपको उस साल की अर्न लीव, अगर पूरी वेकेशन अवेल नहीं की है, तो उस साल के लिए आपको अर्न लीव मिलेंगे। किस रेट से मिलेंगी, ये आगे वाली स्लाइड में। 10 साल की सर्विस तक 15 दिन की, 10 से 20 साल की सर्विस पे 20 दिन की, और 20 साल से ऊपर 30 दिन की आपको अर्न लीव एडमिसिबल होंगी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि ये छुट्टियां प्रोपोर्शनेट मिलेंगी। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 15 दिन की छुट्टी अवेल नहीं की तो ही ये छुट्टियां मिलेंगी। उसके बदले में अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी सर्विस कितने साल की है, 10 साल के अंदर ही,
तो उस साल उसने 20 दिन काम किया, हमारे वेकेशन डिपार्टमेंट में छुट्टियां 60 दिन की कंसिडर होती हैं, तो उसको 15 दिन से फालतू का जो पीरियड है, मान लो 20 दिन उसने ड्यूटी की है, तो 5 दिन की अर्न लीव उसको प्रपोर्शनेट मिलेंगी। आपके अंदर एससीईआरटी का एक लेटर लेके टीचर्स आ रहे हैं, तो ये फुटनोट आपका कोई नहीं देख रहा। रूल 36 का जो पैरा 1 से 3 है, वहां ये क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी ये जो ड्यूटी पीरियड है वेकेशन का, ये 15 दिन से कम है, तो इसका मतलब आपने छुट्टियां अवेल कर ली हैं, चाहे आपने सेमिनार अटेंड किया हो, ये छुट्टियां एडमिसिबल नहीं होगी 15 दिन से कम का अगर सेमिनार या कोई ट्रेनिंग है आपकी तो। नेक्स्ट, अब अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अर्न लीव सैंक्शन करने के लिए आपको कितनी पावर, रूल 35 और 36 दोनों के लिए है। एम्प्लॉयज ऑफ ग्रुप सी एंड डी हेड ऑफ ऑफिस को आपको 120 डेज विद इन और आउट ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक इकट्ठी 120 दिन की छुट्टियां लेता है तो आप सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन 120 दिन से फालतू अगर छुट्टियां चली गई तो फिर उसका केस, चाहे उसने एक महीने की ली हो, मतलब लगातार अगर कंटिन्यूएशन में 121वां दिन हो गया, तो उसका केस कहाँ जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाएगा, HOD को। और ए और बी ग्रुप के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हेड ऑफ ऑफिस को 30 डेज की है विद इन और आउट ऑफ इंडिया, जो गजटेड हैं लेक्चरर्स हैं उनकी। और एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर देयर कंट्रोल हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 240 डेज विद इन और आउट ऑफ इंडिया। ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अप टू 365 डेज इन इंडिया एंड अप टू 500 डेज आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया जब आप गए हो तो विद प्रॉपर परमिशन गए हो। नेक्स्ट, हाफ पे लीव हमारे टीचर्स को एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल 36 के तहत ये छुट्टियां आपकी अर्न लीव में कन्वर्ट कर दी थी। रूल 37 हाफ पे लीव आपके क्लर्क और क्लास 4 के लिए एप्लीकेबल है, और 20 डेज की हाफ पे लीव एडमिसिबल है ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, अगर 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ क्लियर मेंशन कर रहा है एक्सेप्ट वेकेशन विंग स्टाफ मे बी ग्रांटेड फॉर एनी पर्पज, किसी पर्पज के लिए भी ये छुट्टियां ले सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट अफेयर्स पे भी ले सकता है। इनकी पावर कितनी है वही है जो पीछे आपको पढ़ाई बताई थी मैंने, 120 डेज तक की सी और डी को हेड ऑफ ऑफिस को है, बियॉन्ड उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 240 डेज, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फुल पावर है जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, वहां आपकी 365 थी और 500 थी, यहाँ ये कम कर फुल पावर कर दी गई, एक्सटेंड कर दी। कम्यूटेड लीव, ये भी टीचर्स को रूल 38 की छुट्टियां एडमिसिबल नहीं है, लेकिन क्लास 4 या क्लर्क मेडिकल सर्टिफिकेट दे के इन छुट्टियों को कम्यूट करवा सकता है। तो हाफ पे लीव को आपने कम्यूटेड लीव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, वो अप्लाई करेगा कम्यूटेड लीव के लिए रूल 38 पे, और आपने डबल हाफ पे लीव उसके लीव अकाउंट में से घटा देनी है। Community leave may not be granted unless sanctioning authority believes that government employee shall return on duty on expiry of leave। अगर आप ऐसा समझते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वापस ही नहीं आएगा तो आपने ये सैंक्शन नहीं करनी, अपनी भी खाल बचानी है। इनको सैंक्शन करने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रूल 38 के तहत किसको है, आपको 120 डेज की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 240 डेज की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फुल पावर है। लीव नॉट ड्यू, ये आपके जो क्लर्क या क्लास 4 है वो कन्फर्म है तो उनको लीव नॉट ड्यू सैंक्शन कर सकते हो, लेकिन ये पंगन नहीं लेना, वहां कई बार लफड़ा हो जाता है। लेकिन जहां रूल की बात आती है मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 360 दिन तक की छुट्टियां ये एंटायर सर्विस में सैंक्शन हो सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटर्न ऑन ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, or leave shall be limited to half pay leave likely to be earned thereafter and it shall be debited to half pay leave account। कहने का मतलब ये है कि अगर कर्मचारी की सर्विस 5 साल की बची हुई है
और आपने लीव नोट ड्यू सैंक्शन कर दी कितने दिन की, वो हाफ पे लीव 5 साल की सर्विस में 100 अर्न करेगा। और आपने 200 दिन की सैंक्शन कर दी तो वहां पे लफड़ा पड़ जाएगा। एक ऐसा भी केस हुआ कि किसी क्लास 4 की फुल पे के ऊपर कम्यूटेड लीव सैंक्शन कर दी। कम्यूटेड लीव नहीं होती, लीव नोट ड्यू सिर्फ हाफ पे के ऊपर ही सैंक्शन होगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी आपको 60 दिन की पावर है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 120 डेज की है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 180 डेज की है। अब आ गई, कोई छुट्टी बकाया नहीं है, सारी छुट्टियां एंजॉय कर ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई छुट्टी ना, कैजुअल लीव है ना हाफ पे है ना और कोई है, या गवर्नमेंट कर्मचारी को विलफुल एब्सेंट कर दिया गया तो ये छुट्टियां, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीओएल के लिए अप्लाई करता है तो, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या किया, POL already granted can be converted into EL or HPL if the same was due at time। वो जो नियम बताया था ना आपको विद इन ए मंथ, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर सकते हो कन्वर्जन। कंपिटेंट अथॉरिटी 120 डेज आपको पावर है C और D की, और गजटेड की आपको पावर नहीं है। गजटेड की पावर ऊपर से ही सैंक्शन होगी और ये पावर DOs को डेलीगेट की हुई है। तो अगर वो एप्लीकेशन आपने DO के थ्रू वहां भेजनी है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट 240 डेज है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 365 डेज है। ये लगभग वही है। अब एट ए टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितनी EOL ले सकता है, तो 6 महीने की किसी भी काम के लिए, 24 महीने की मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन ये 6 महीने में 180 दिन होते हैं तो आपकी कॉम्पिटेंसी से बियॉन्ड है, आप 120 दिन तक ही कर सकते हैं। 120 दिन के बाद उसका केस कहाँ जाएगा, DEEO को, BEEO के थ्रू भेजना है। 24 महीने की फॉर पर्पज ऑफ हायर स्टडी, जो टीचर्स के लिए आप मेरे को कहोगे स्टडी लीव मिलती है जी, तो ये EOL जो है आपको मिलती है for study training in public interest provided government employee completed 3 years continuous service। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कितनी सर्विस कंप्लीट कर ली है, 3 साल के बाद ही आपने परमिशन देनी है इसके लिए जो है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टडी लीव लेना चाहता है तो वो वहां पे भी मेंशन करेगा, तो उसकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए। नेक्स्ट LPR, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर ये विद पे, एक्सक्यूज मी सर, ये विद पे होगी विदाउट पे? मैडम ये जो छुट्टियां हैं हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, तो अगर अन लीव के लिए अप्लाई करता है स्टडी पर्पज के लिए तो वो विद पे होंगी, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय EOL लेगा तो वो विदाउट पे होंगी। ओके। और मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर जो छुट्टियां दी जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट का एक ध्यान रखना, कोई कोर्स परस्यू कर रहा हो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वो मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई करते तो वहां इस्लाम खतरे में होगा। मतलब आपको RTI का टाइम है, कोई भी इंफॉर्मेशन सैंक्शन करवा ली, मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, टुवर्ड्स इंक्रीमेंट ये पीरियड काउंट होता है। तो वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट तो दे दिया लेकिन साथ में उस भाई की डिग्री भी है। एक केस मेरे साथ हुआ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे पास आया, शादी थी, वो पहले तो शादी के फंक्शन में 1 महीना एंजॉय किया, फिर हनीमून पे चला गया। मेरे पास वो 3 महीने के बाद आया और 3 महीने के आने के बाद मैंने वो प्राइवेट अफेयर्स पे सैंक्शन कर दी। सैंक्शन करने के बाद उसका ACP केस जब सरकार, मैंने प्राइवेट अफेयर्स पे सैंक्शन की थी, तो ACP केस जब एक्सटेंड हो गया तो कहने लगा, बोला जी मेरी बहन को उड़ दी आपने, मतलब माइंड मत करना मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ये यूज कर रहा हूँ, तो उसकी वर्डिंग है वो। तो मैंने कहा भाई क्यों, कहता है जी मेरा ये ACP, मैं तो वहां पे मगर भाई घोड़ी पे कौन बैठा था। फिर जब दबाव आया तो वो कहने लगा कि मेरा जो है ना, मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ, ये मेडिकल ग्राउंड पे सैंक्शन कर दो। अब सबको मालूम है उस आदमी की उस टाइम शादी थी और वो मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है, तो क्या आप अपने कॉलर या अपना गिरेबान किसी दूसरे के हाथ में पकड़ाना चाहोगे? नहीं। मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई मेरे घर में गुंजाइश इतनी नहीं है, आई कांट डू सो। चलिए,
हाँ जी, ये जो अभी कोविड-19 के दौरान अभी ये अभी चल रहा, अभी बताऊंगा, वो भी आएगा मैम, आ जाएगा। नहीं, मैं ईओएल की रिलेटेड था सर। ईओएल की जो जी, डायरेक्शंस थी वो टीचर्स ने दे दी है, और जैसे वो क्वारंटीन रही हैं घर में, तो जी। उनकी तो विद पे रहेंगी ना वो सब। नहीं, वो अगर डिपार्टमेंट ने अलाउ किया हुआ नोटिफिकेशन, इस मैटर में आप क्लैरिफिकेशन वो मांग ईओएल लीजिए। है मैडम। डिपार्टमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास है डिपार्टमेंट का, तो बीओ से अपने से क्लैरिफिकेशन मांगने के बाद ही आप सैंक्शन करिएगा, वैसे सैंक्शन नहीं करनी विदाउट मेडिकल। सर इस दौरान तो 2-3 ऐसे कई कोविड के हुए, घर में उनके मेंबर हुए, उन्होंने ईओएल ला के दे दिए, और वो EOL can be sanctioned. EOL can be sanctioned on medical certificate. No हाँ, problem. विद मेडिकल एंड विद पे। बिल्कुल नहीं, विदाउट पे के लिए अगर छुट्टियां हैं तो छुट्टियां कटेंगी। क्वारंटाइन लीव का वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप मेरे को भी मतलब इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मेरा नंबर है, मैं ताकि आप लोगों को बता दूं कि डिपार्टमेंट। सर एक्चुअली स्कूल भी जैसे बंद थे तब भी कटेंगी उनकी। मैडम ऐसा है, अगर आपके पास वो एब्सेंट रहे हैं, छुट्टी अगर वहां पे रही है, तो बात दूसरी है। बाद में ये काम आ गया था, शायद जून में इंस्ट्रक्शन आ गई थी कि भाई आपने स्कूल में ये मिड डे मील वगैरह जो है ये बंटवाना है इन्होंने। हाँ तो जी। उस टाइम ऐसा केस हुआ है, तो उसके अंदर वो टीचर 3 महीने एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रही है और उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शन करवाई है। ऐसा एक केस था यहाँ पे। सर थोड़ी लिए 10-10, 15, जैसे फैमिली में रहे हैं क्वारंटीन नहीं 14 दिन। मैडम नहीं है, डिपार्टमेंट के अंदर अगर वो रहते हैं ठीक है, अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है तो आप जरूर छुट्टी सैंक्शन करने से पहले क्लैरिफिकेशन ले लीजिए डिपार्टमेंट। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना? सर हाँ जी सर। नेक्स्ट, ये कहता है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उसको छुट्टियां ड्यू है, अर्न लीव या हाफ पे लीव, तो 180 दिन तक की रिटायरमेंट से पहले चाय ले सकते हैं आप। मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो ये चाय दे गए हैं मेरे को भी, तो मैं अगर आपकी परमिशन हो तो लेता रहूं साथ साथ, और आप भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, कीजिए सर, कीजिए। थैंक यू। तो ये जो छुट्टियां हैं ये 180 दिन की, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको फिर LPR पे है तो उसको वापस नहीं बुलाया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय LPR ले सकता है जिसकी छुट्टियां बकाया हो, अर्नलीव हो या XPL हो। उसके बाद काम की आ गई मैटरनिटी लीव। सर मतलब एक बात ये समझ में आई कि ईओएल इज ओनली एप्लीकेबल जी, जब तक उसके पास अर्न लीव खत्म नहीं होती। हाँ जी, अर्न लीव या हाफ पे लीव या कम्यूटेड लीव या और कोई जो भी वो छुट्टी अप्लाई करना चाहे, एक्सटेंड करवाना चाहे, वो ना हो तो वो मतलब छुट्टियां उसको मिल सकती। ये तो लंबे फर्रे लेके आ जाते हैं सारे ईओएल के हमारे सामने। सभी तरह की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही ईओएल शुरू होगी। सर नहीं, एक और क्यूरी है सर, मेरी एक और क्यूरी है सर जी। ये क्या है कि सभी छुट्टियां नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी EOL के लिए अप्लाई कर सकता है। ही कैन अप्लाई, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सैंक्शन कर दीजिएगा जितनी आपकी कॉम्पिटेंसी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करता है तो यू हैव टू सैंक्शन। सभी तरह की छुट्टियां रहने के बाद भी होती रहे। नहीं, अगर गवर्नमेंट, मैंने वहां बताया आपको कि इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई तो जी 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 ठीक है ना? जी सर। अच्छा, फॉर ये जो है मैटरनिटी लीव जो है ये फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एडमिसिबल है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। लैंग्वेज तो मेरी क्लियर है ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? क्यों सर? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये जो है 6 मंथ की जो है मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसके बेस के ऊपर ये मैटरनिटी लीव फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बच्चे के जन्म के ऊपर मिलती है। और फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 days ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरिज अबॉर्शन। अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अबॉर्शन, मान लो सर्विस में 2-3 बार हो जाते हैं, ऐसा भगवान ना करे, तो वहां पे एंटायर सर्विस में ये 45 days है, तो इसको स्प्लिट भी करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय
ले सकती है फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब ये छुट्टियां कितनी बार ली जा सकती हैं? जो अबॉर्शन लीव है ये तो एंटायर सर्विस में 45 डेज बता दे, 3, 4, 5 मतलब जितनी बार भी करे मतलब, लेकिन 45 दिन से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन मैटरनिटी लीव कितने टाइम ले सकते हो? टू लिविंग चाइल्ड पे, चिल्ड्रन मैम पे। और कोई साहिबान अपने से बताना चाहेगा? जो आपने से पहले मेरे से एक क्यूरी बताई थी, आप लोगों ने किया था। सर तीसरे बच्चे के लिए भी कर दिया अब, शायद ऐसा लग रहा है। नहीं अभी तीन के लिए हो गई है सर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सुन लीजिए अनीता जी, और सभी साहिबान को मैं बताना चाहूंगा कि अप टू एनी एक्सटेंट जब भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिंदा बच्चे को जन्म देती है तो उसको ये छुट्टियां एडमिसिबल होगी। कितनी बार भी, चाहे 6 बच्चों को जन्म दे दे, चाहे 8 बच्चों को, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था, तो उसके बाद इसकी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। सर मौज हो गई। ठीक है ओके सर, थैंक यू। कुछ नया मिला आपको? हर बात 6 महीने की, हर बात 6 महीने की, सिर्फ मिसकैरियज की रेस्ट्रिक्शन रखी गई है। अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सबमिट करती है, एक आपसे एक वो रिक्वेस्ट है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर छुट्टी पे है, जब वो वापस ज्वाइन करने के लिए आता है तो पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा। विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज्वाइन नहीं करवाना। अपने क्लर्क को बोल दीजिएगा, अपने इंचार्ज को भी बोल दीजिएगा। सर एक चीज और सर, सीसीएल के लिए जो अप्लाई करने लेती है सैंक्शन टीचर्स, जी वो भी अर्न लीव खत्म होने पे ही सैंक्शन करती है? नहीं, अब खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। पहले था वो फंडा था, पहले अर्न लीव यूटिलाइज करनी पड़ती थी, अब वो खत्म कर दिया। अब ये जो अथॉरिटी है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन नोट बिलो द रैंक ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी डिस्पेंसरी और ए प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट फॉर दी पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो पैनल में हॉस्पिटल है उनका है। और नॉन गवर्नमेंट सर, हाँ जी वो गेस्ट टीचर के लिए भी आगे बताऊंगा ना। ये जो रूल जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनकी इंस्ट्रक्शंस अलग से हैं। ये रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको बताई जा रही है उनकी इंस्ट्रक्शंस अलग हैं। तो नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। एक्सक्यूज मी सर, जो मैटरनिटी लीव है ये कितना बिफोर शुरू की जा सकती है? कभी भी जब भी आप जाना चाहें, मेडिकल अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट दे दे कि मतलब वो जो है रिकमेंडेड फॉर मैटरनिटी लीव, तो यू कैन प्रोसीड। पहले भी और बाद में भी टोटल 6 मंथ से ज्यादा एट ए टाइम नहीं होगी, मतलब एक बच्चे के बाद। बिफोर कितना ही ले लें डिलीवरी से? जो डॉक्टर अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता है तो यू विल हैव टू अलाउ। बट जैसे कल सर बता रहे थे कि अगर कोई मिसकैरेज हो जाता है बाद में या बेबी नहीं रहता है तो हमें ओनली उसको 7 या 45 डेज तक हम दे सकते हैं। तो 6 मंथ बिफोर ही वो काट चुका है तो फिर क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? वहां बेबी जो है, बेबी बाद में एक्सपायर होता है, डिलीवरी के बाद अगर बेबी एक्सपायर हो जाता है तो वो फिर अर्ली उसकी सैंक्शन हो चुकी है, वो अर्ली सैंक्शन होंगी, उसको मिलेगा। लेकिन जिस डेट को बेबी एक्सपायर हो गया ना, उसके बाद फिर उसको 45 डेज ही है, उसके बाद तो नहीं मिलेगा उसको। वो मिसकैरियज नहीं, वो मिसकैरियज नहीं है। दैट इज नॉट मिसकैरियज, दैट इज नॉट अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी साइंस की भाषा में। नेक्स्ट, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, ये भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रूल 45 may be granted to a female government employee on valid adoption of child not below the age of 1 year। 1 साल से कम के बच्चे को अगर आप गोद लेती हो तो 6 महीने तक की मिलती है, और अप टू डेट ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब अगर आपने 8 महीने का कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके बच्चे नहीं है, चाइल्डलेस कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो 2 ये जो है मतलब बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए 6 महीने तक की
लेकिन अगर बच्चा 8 महीने का लिया तो जिस दिन 1 साल का बच्चा हो जाएगा वो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी देखभाल के लिए अलग से छुट्टियों के लिए अगर छुट्टी पे रहना चाहती हैं तो वो अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 9 महीने का है तो 3 महीने की मिलेंगी और अगर 10 महीने का है तो सिर्फ 2 महीने की ही ये मिलेंगी। It shall not be admissible to an adoptive mother already having 2 surviving children. अगर 2 बच्चे ऑलरेडी हैं तो नहीं मिलेगी, except for adoption of girl child as third child. अगर 2 ऑलरेडी मेल हैं, लड़के हैं, तो तीसरी लड़की को अगर गोद लेना चाहती है कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको ये 6 महीने की छुट्टियां मिल सकती है। चाइल्ड एडॉप्टिव लीव ऑफ काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल। मान लो किसी ने 3 महीने का बच्चा गोद ले लिया तो 6 महीने तक की छुट्टी है, उसकी देखभाल के लिए 1 साल चाहिए। तो उस केस में क्या करना है कि कम्यूटेड लीव या दूसरी मतलब छुट्टी 60 दिन तक की एक्सटेंड की जा सकती है ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पीरियड अप टू द एज ऑफ 1 ईयर ऑफ द अडॉप्शन चाइल्ड वेयर whichever is लीव सैलरी पेड विद इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा था ना आपको, वो जो मैरिज वाला जो हनीमून वाला केस बताया था, तो अगर कहीं फ्रॉड हो जाता है इसके अंदर चाइल्ड अडॉप्शन के अंदर, बच्चे को वापस कर दिया या जेन्युइन नहीं था, तो क्या होता है कि लीव सैलरी विद इंटरेस्ट जीपीएफ रेट से उससे रिकवर होगी और उस पीरियड की छुट्टियां डेबिट होंगी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय खाते से। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये पावर है चाइल्ड एडॉप्शन की, आपको पावर नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा बोधर करने की भी जरूरत नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चाइल्ड केयर लीव, ये अगला टॉपिक आ गया रूल 46। ये रूल नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप लोग? रूल नोट कर लीजिएगा। shall be admissible for a maximum period of 730 days during the entire service for taking care of her 2 eldest surviving children below the age of 18 years. 18 साल तक का बच्चा होता है। तो जिस दिन बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो फिर ये छुट्टियां एडमिसिबल नहीं होंगी। तो जिन्होंने अवेल करनी है पहले अवेल कर लीजिएगा। कैन बी अवेल्ड ओनली आफ्टर प्रायर प्रॉपर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इनको सैंक्शन करने के लिए कौन करती है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी करती है। तो ये छुट्टियां आप जब तक सैंक्शन नहीं हो जाती गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे नहीं जाएगा। अप्लाई करना इटसेल्फ नॉट द राइट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे छुट्टी सैंक्शन होके आ जाती है उसके बाद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये प्रोबेशन पीरियड में भी एडमिसिबल है। मान लो कोई मदर है, छोटा बच्चा है, अभी एक क्वेश्चन आ गया कि किसी फीमेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी उसको 3 महीने का बच्चा है, क्या मैटरनिटी लीव मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ज्वाइन करने से पहले अगर छोटा बच्चा है मैटरनिटी लीव एडमिसिबल नहीं होंगी। फिर वो कौन सी छुट्टियां लेंगी? चाइल्ड केयर लीव लेंगी। वो चाइल्ड केयर लीव जो है वो ले ली प्रोबेशन पीरियड में, तो प्रोबेशन पीरियड क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। ये नोट बी अवेल्ड फॉर ए स्पेल लेस देन 30 डेज। 30 दिन से कम की नहीं मिलेंगी और छुट्टी से वापस आने के 30 दिन के पहले भी छुट्टी नहीं दोबारा नहीं ले सकती फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पीरियड ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव ऑलरेडी अवेल्ड और अनऑथराइज्ड एब्सेंस शैल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सीसीएल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले कोई दूसरी छुट्टियां ले रखी थी और उनको कन्वर्ट करवाना चाहती है तो वो कन्वर्ट नहीं होंगी, मतलब उनको सीसीएल में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मे बी ग्रांटेड अंडर दिस रूल बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 730 डेज सीसीएल। लेकिन बच्चा अगर 18 साल का हो गया उस दिन ये राइट खत्म हो जाएगा और ग्रांटेड टू अडॉप्ट वर्क चार्ज वोमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 2 ईयर सर्विस। यहाँ पे अडोक है, अगर गेस्ट को अडोक कर रखा है तो उनको मिल सकती है, लेकिन 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा? आप में से क्वेश्चन था किसी का
तो वो क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 साल की सर्विस हो गई अडोक की या वर्कस्टार वोमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो उनके लिए। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सी और डी को। डी के तो आप ही हैं और सी के DEO है आपके टीचर्स के और मास्टर के डायरेक्टर हैं। ग्रुप बी के फुल पावर हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर को है और ग्रुप ए के एम्प्लॉइज को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को है। पैटर्निटी लीव, ये जो मेल है ना वो कह रहे थे कि मौज होगी, उनके लिए भी मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन कर दिया था पैटर्निटी लीव। रूल 47 may be granted to government employees having more than 2 surviving children, not more than 2, for period of 15 days during the confinement of his wife or from the date of valid adoption of child less than 1 year. It can be availed 15 days before or up to 6 months from the date of delivery of child. अगर फीमेल मेल के मिसेज डी होती है तो वहां पे 15 दिन पहले भी। सर ये आपका किसी का ना साहिबान का ये माइक्रोफोन ऑन है तो उससे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। आपकी कोई क्यूरी हो मतलब वो क्यूरी पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँ। If not available during the above period, it shall be treated as lapse. अगर 6 महीने के अंदर अंदर अवेल नहीं की तो लैप्स, और हेड ऑफ ऑफिस ही इसको सैंक्शन करने के लिए। लेकिन ये बता रखना है बर्थ सर्टिफिकेट ला के दे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वारंटाइन लीव का जिक्र आ गया तो मींस लीव ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम व्हेन ही और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली सफर्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इंफेक्शियस डिजीज। तो कोविड-19 को अभी नोटिफिकेशन हमारे पास, मैंने क्या है चीफ सेक्रेटरी लेवल के भी जो क्लरिकल स्टाफ था वहां भी ट्रेनिंग हुई थी, उन लोगों से भी मैंने डिस्कस किया था। तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पास कोविड-19 की नहीं आई थी। तो ये काइंड ऑफ लीव ड्यू में ही कन्वर्ट हुई है जहां तक लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ है। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर सिविल सर्विस रूल में जो 4 दिसंबर 17 तक का है, इसमें कोलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिप्टीरिया, टाइफस एंड सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस यही बीमारियां दी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन इस बारे में नहीं थी। उसके बाद हॉस्पिटल लीव, ये देखिएगा कि इसके अंदर हॉस्पिटल लीव जो डेंजरस मशीनरी को हैंडल कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल डील कर रहे हैं या पॉइजनस ड्रग्स को हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। तो आप लोगों के लिए रूल 48 टीचर्स के लिए लागू नहीं है, लेकिन ये 730 डेज की है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेडिकल जो दूसरे डिपार्टमेंट का अगर कोई इन डिपार्टमेंट में है तो वहां पे ये एडमिसिबल होंगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल लीव जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे देंगे और लीव सैलरी इक्वल टू EL फॉर फर्स्ट 120 डेज और उसके बाद बाकी का जो पीरियड बच गया हाफ पे लीव के बराबर। उसके बाद इसकी जो वो है सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देगा विद प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो काफी झटके लगेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट तक जब केस जाएगा तो वहां हिला हिला के अच्छे तरीके से वो कंफर्मेशन लेके ही सैंक्शन करेंगे। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में या कोई डिसेबिलिटी हो सकती है ड्यूरिंग द ड्यूटी, तो ये भी 730 डेज की है। और कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी जो है ना वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ही उसके अथॉरिटी के ऊपर है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही इसके लिए कॉम्पिटेंट है। नेक्स्ट, स्टडी लीव, ये देखिएगा फिर मैं कह रहा हूँ ये टीचर्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए नहीं है। मैं आपको पढ़ाने के लिए मतलब ये बताने के लिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे टीचर्स ही मांग लेते रूल 50 के तहत नहीं देनी है। ये स्टडी साइंटिफिक टेक्निकल undergo special courses of instruction directly connected with their field of his studies, मतलब जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उन्हीं के लिए। लीव सैलरी इक्वल टू द अमाउंट एडमिसिबल ड्यूरिंग द हाफ पे लीव इज पेएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट स्टडी लीव। नेक्स्ट, ये कितने टाइम की मिल सकती है? 12 महीने की मिल सकती हैं। और ये जो है एंटायर सर्विस में 2 साल की
or counted as service for promotion, pension, seniority, increments, etc. Shall not be counted for earned leave but for half pay leave. अच्छा, यहाँ इंक्रीमेंट का एक लफड़ा आ गया, तो स्टडी लीव को छोड़ के इंक्रीमेंट जिस डेट को गवर्नमेंट अगर छुट्टी पे है, डेट ऑफ इंक्रीमेंट को, कैजुअल लीव को छोड़ के अदर काइंड ऑफ लीव के ऊपर है, तो इंक्रीमेंट जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसी दिन मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, उससे पहले इंक्रीमेंट नोशनल मिलेगा। छुट्टी अगर सैंक्शन है तो आपने मॉनिटरी बेनिफिट नहीं देना है। नेक्स्ट, लीव सैलरी ड्यूरिंग दी लीव कैसे देनी है? तो लीव सैलरी इक्वल टू इमोलमेंट्स लास्ट डन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव एंड डीए एट द रेट एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्नड लीव, कम्यूटेड लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन, चाइल्ड केयर एंड पैटर्निटी। जिस रेट पे छुट्टी पे जाने से पहले जो इमोलमेंट अदा कर रहा था वो मिलेंगे, और हाफ पे लीव में ये आधा हो जाएगा। ये है सैलरी। आप लोग क्या करते हैं कि पे बना देते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, HRMS के अंदर आपका डाटा कंप्लीट नहीं होगा अगर आप लीव सैलरी नहीं बनाएंगे। तो आगे ध्यान रखना, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे जाता है उसकी लीव सैलरी बनानी है। अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंस पूरा मिलेगा EOL को छोड़ के, हिल कंपल्सेटरी अलाउंस पूरा मिलेगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 180 दिन तक हाउस रेंट मिलेगा, ये ध्यान रखना। हिल कंपल्सेटरी अलाउंस भी 180 डेज और फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा पूरा, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मिले ही मिलेगा। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटाइटल्ड है। नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शनेट मिलेंगे। साइकिल अलाउंस ग्रुप डी को, NPA डॉक्टर्स को, स्पेशल अलाउंस टू स्वीपर, स्पेशल अलाउंस टू ग्रुप डी एम्प्लॉयज होल्डिंग द ड्यूअल क्लास। लीव इन्वेस्टमेंट, अब मैं अपना टॉपिक फिनिश करने की तरफ बढ़ रहा हूं कि ये छुट्टियां अनयूटिलाइज जो छुट्टियां होती है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो रूल 65 से 69 में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाते में जो छुट्टियां हैं रिटायरमेंट पे या सर्विस छोड़ने पर 300 दिन तक की छुट्टियां वो मिलेंगी। रेजिग्नेशन के केस में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन करके जाता है तो उसको मैक्सिमम 150 डेज की, मतलब चाहे उसकी खाते में अगर मान लो 100 छुट्टियां हैं ना, 200 छुट्टियां हैं तो 100 मिलेंगी। अगर 100 छुट्टियां हैं 50 मिलेंगी, लेकिन मान लो 310 छुट्टियां हैं तो वहां पे 150 छुट्टियां मिलेंगी। Competent authority for sanction of leave encashment, head of department for group A and B, head of office in case of group C and D, rule 70 आपका कहता है दिस इज ऑल अबाउट लीव। यहां तक आपकी कोई क्यूरी हो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अदरवाइज मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने मेरे को पेशेंसली सुना। तो आप सभी का बहुत बहुत हिप्पा की तरफ से और मेरी जी जी इंक्रीमेंट जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है सर वो ज्वाइन करने की डेट से देनी है। इंक्रीमेंट तो लगेगा नोशनल नोशनल बिल्कुल जी बिल्कुल। और वहां सॉफ्ट प्रॉब्लम पे अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिएगा, उसको मतलब वहां प्रोविजन कर देंगे सर कि भाई ये नोशनल इंक्रीमेंट का प्रोविजन नहीं हो रहा है, तो वहां पे हो जाएगा। दिस विल बी डन बाय एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर ACP के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जी मैम, ये ऐसा है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम फरीदाबाद ब्लॉक से, फरीदाबाद। तो ये मैम ऐसा है कि आप जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ना, हाँ जी, इसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, किसी हॉलीडे को या कल कर लीजिएगा या बाद में कर लीजिएगा। मैं आपको सर नंबर एक बार दोबारा बता दें। हाँ जी, मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा
94 हाँ जी 163 9416 63 हाँ जी 40439 40439 94 163 40 439। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आपको कैसा लगा ये मेरी जो ड्रॉबैक है वो मेरे को जरूर बताएंगे आप। सर बहुत अच्छा बताया आपने सर। बहुत अच्छा सर। सर आप फुल ऑफ नॉलेज है, सर आप फुल ऑफ नॉलेज है। और एक चीज मैं आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट पे मेरे को टेलीफोन करके कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आपका रिप्लाई ना मिले तो ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, नहीं। मतलब ड्यूरिंग द क्लास में कई बार टेलीफोन अटेंड नहीं कर पाता, तो मैं शाम को रिकंसाइल आपके फोन जरूर कर लेता हूँ। जो मेरे पास दिन में फोन आते हैं, मतलब मिस कॉल होती है, उनको मैं शाम सर को। आपका शुभ नाम बताइए। Myself वेद प्रकाश, रिटायर्ड हेडमास्टर, और आई बिलोंग टू रिवाड़ी। अगर कभी रिवाड़ी आप आते हैं तो आई एम स्टेइंग इन हाउस नंबर 1081 सेक्टर 3 पार्ट 2। क्या सर ये बता आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? नहीं मैम, व्हाट्सएप ये पे आपका WhatsApp- सुनीता जी व्हाट्सएप बंद कर दिया मैंने, व्हाट्सएप बंद कर दिया। जो भी आप कोरस्पोंडेंस करे हुए मेरे को ईमेल पे, मेरी ईमेल आईडी है ved71957@gmail.com। सर एड्रेस बताना कौन से सेक्टर में है आप? सेक्टर 3 पार्ट 2, हाउस नंबर 1081। मेरी जो ड्रॉबैक है वो नहीं बताई, सारी बढ़ाई नहीं करेंगे ना। मतलब जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी, जो मेरी कमियां, वो मेरे को जरूर पॉइंट आउट करिएगा। योर ईमेल एड्रेस? वेद 71957 ठीक है। लैंग्वेज का स्पीक लैंग्वेज अगर मैंने यूज कर दी हो तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है ना? नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छा किया सब। नहीं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही शेयर किया मैंने, आपने जो मेरे साथ बीता है वही मैंने शेयर किया है। और आप लोग सर बहुत अच्छे नॉलेज के साथ आपने शेयर किया। आप लोग यहाँ मेरे को पता है 39 जब मैंने क्लास शुरू की 39 थे और आखिर तक 39 बने रहे, तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को पेशेंसली सुना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और ये उम्मीद करता हूँ कि फील्ड में आप एफिशिएंटली मतलब काम को अपने को करेंगे, और कोई भी क्लैरिफिकेशन जहां भी हो, मैं आपकी सर्विस के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी अप्रिशिएबल। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।